हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इस वीडियो में, इससे पार्ट 1 जो आया था उसमें हमने क्या बोला था, कंपनीज के बारे में बताया था। मैंने कंपनीज के बारे में देखो मैंने क्या क्या आपको पढ़ा चुका है। बेसिकली सबसे पहले मैंने पढ़ा चुका है टाइप्स ऑफ कंपनी, अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट 1 है, इसके अंदर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। कंपनी का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ? बेसिकली कंपनी का इंट्रोडक्शन इसलिए हुआ था क्योंकि जो नॉर्मल पर्सन अगर लोन लेता है तो वो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के थ्रू लोन लेता है, तो उसको लोन मिलने में मुश्किल होती है, तो इसलिए उसको कंपनी का फॉर्म करना पड़ता है। कंपनी का फॉर्म इसलिए किया जाता है कि कंपनी किसी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है और वो एज पर द लॉ रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। पर प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट के थ्रू होता है, वो लॉ के थ्रू नहीं होता है, एग्रीमेंट के थ्रू होता है। पर कंपनी जो होती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, और अगर कोई बैंक लोन देता है तो वो सिर्फ कंपनी को जल्दी लोन दे देते हैं, बट प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को हालांकि लोन देते हैं पर उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने ये बात किया था कंपनी में लायबिलिटी, कंपनी में जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है ना, जो उसके शेयर होल्डर होते हैं। मेंबर्स में शेयर होल्डर, जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल हो सकती है। बट इन केस ऑफ कंपनी, जो कंपनी के शेयर, जिसने जितने शेयर ले रखे हैं उतने शेयर तक ही उनको पेमेंट करनी होती है। अगर उन्होंने शेयर की पेमेंट नहीं करी, तो अगर शेयर की पेमेंट कर दी है तो उसके बाद उनकी लायबिलिटी नहीं होती, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ कंपनी को, कंपनी मीनिंग ऑफ कंपनी की बात हमने की थी। कंपनी मीन्स क्या है? कंपनी इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देखो, कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। यहाँ से देखो, कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ, क्रिएटेड बाय द लॉ एंड सेपरेट बॉडी होती है। लॉ लॉ के अंदर क्रिएट किया जाता है, सेपरेट बॉडी होती है। मतलब कंपनी अलग है और जो कंपनी के मालिक हैं दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है, अलग अलग माना जाता है। एज पर द लॉ ये माना जाता है कि जैसे रिलायंस इंडस्ट्री और मुकेश अंबानी दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ आ गया आपको। उसके बाद बिल्कुल लाइक कर दो अगर बिल्कुल समझ आ रहा है तो, ठीक है। एट द सेम टाइम देखो, यूनिकॉर्न पीपल टू कंट्रीब्यूट देयर वेल्थ। पीपल अपने वेल्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं। वेल्थ मतलब कंपनी को जो वेल्थ, पैसे, कंपनी की शेयर खरीदते हैं उसके लिए वो पैसा देते हैं, तो पैसे को ही वेल्थ कहते हैं। तो कंपनी के वेल्थ कंट्रीब्यूट करते हैं जो उसके शेयर सब्सक्राइब करके करते हैं, जो उसके शेयर लेके करते हैं, ठीक है। और उसके जब कंपनी को चलाना होता है तो शेयर होल्डर क्या होता है, डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन पे होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि जैसे रिलायंस इंडस्ट्री बॉम्बे में है तो बॉम्बे में सारे शेयर होल्डर को, जरूरी नहीं है। ऑल ओवर इंडिया भी हो सकते हैं या ऑल ओवर वर्ल्ड से भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, तो ठीक है। तो उसके लिए वो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, जिससे कि वो कंपनी का बिजनेस चला सके, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। साइलेंट फ्यूचर ऑफ कंपनी की बात करी थी हमने। साइलेंट फ्यूचर ऑफ कंपनी में मैंने बिल्कुल अच्छी तरह आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया। इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन मतलब कंपनी, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है लॉ के द्वारा, सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है उसको। परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है चाहे मेंबर्स हो ना हो, चेंज हो, इंसॉल्वेंट हो जाए, डेथ हो जाए मेंबर्स की, बट कंपनी जब भी रहेगी रहेगी, ठीक है। अब आगे बताता हूँ आपको। कॉमन सील होता है, कंपनी का खुद का सील होता है, ठीक है। कॉमन सील मतलब कंपनी का खुद का ही ठप्पा होता है, कंपनी का खुद का स्टैंप होता है जिस पर रिलायंस इंडस्ट्री लिखा हुआ है या कोई और कंपनी का नाम लिखा होगा। अगर कंपनी का अगर थप्पा नहीं लगाना तो उसको दो डायरेक्टर से साइन करवाना होगा, ठीक है। उस पे अगर दो डायरेक्टर साइन नहीं करा तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देगा उसके ऊपर, ठीक है। तो उसको थप्पा लगाने की जरूरत नहीं होगी। लाइबिलिटी लिमिटेड, कंपनी में क्या होता है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जो जो उसके मालिक होते हैं ना, वो जो ओनर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनकी लाइबिलिटी होती है लिमिटेड, ठीक है। डिस्टिंग बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जो ओनरशिप होता है और मैनेजमेंट के बीच में डिस्टिंक्शन होती है, मतलब दोनों सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। कहीं कहीं पे सेम हो सकता है बट मैक्सिमम केस में ओनर अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होती है। ओनर मैनेजमेंट को अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर देखती है कि बिजनेस कैसे चलाना है, ठीक है। नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कंपनी सिटीजन नहीं होती पर वो एक लीगल एंटिटी होती है, मतलब पर्सन होती है बट नेचुरल पर्सन नहीं होती, तो इसलिए सिटीजन के राइट नहीं दिए हुए। जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं नॉर्मल सिटीजन के, वो आप देख लेना गूगल करके, वो राइट कंपनी को नहीं दिया जाता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, शेयर्स को हम आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं 1% टू अनदर पर्सन कंपनी के पे। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट का मेंटेनेंस करना होता है एज पर द लॉ, ठीक है।
यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया आपको? अब मैं आगे आपको लेके चल रहा हूँ। पीरियोडिक ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी को अपनी हर पीरियोडिक ऑडिट बनाना पड़ता है, मतलब ऑडिट करवाना होता है। जब उसका वो पीरियड खत्म हो जाता है, उस पीरियड को उसको ऑडिट करवाना होता है। वो ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करती है। फिर उसके बाद ऑनर्स का अप्रूवल लेती है, ऑनर्स मतलब शेयर होल्डर मेंबर्स, उनका अप्रूवल लेती है। और उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद वो ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट जो होते हैं ऑनर्स को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको एक्सेस होता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो चाहे तो कंपनी से डिमांड कर सकते हैं। अगर वो कंपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देती तो वो लॉ के थ्रू भी जाके अपील करके गवर्नमेंट के पास तो वहां से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बट वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते जो गवर्नमेंट ने मना करी हो। ठीक है। कुछ कुछ केस में गवर्नमेंट मना करती है, पर अभी कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया हो। 8 साल से पुराना लेने जा रहे हो तो उसमें मना हो जाता है, बट 8 ईयर्स तक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। ठीक है। राइट है उनके पास इंफॉर्मेशन लेने का। ठीक है। या तो डायरेक्टर अपने थ्रू दे देंगे पीरियोडिक रिपोर्ट में, या शेयर होल्डर अपने हिसाब से लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हम मेन टॉपिक शुरू करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी। यहाँ से मेन टॉपिक शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। ठीक है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनी, एक मिनट इसका। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ तक मुझे पता है। सबसे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। कितनी तरह की कंपनी होती है, लाइन बाय लाइन चलेंगे। हर टॉपिक को मैं अच्छी तरह बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको बिल्कुल समझ आ रहा है तो आप प्लीज लाइक कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है। अगर आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी आता है। देखो बेसिकली कंपनी क्या होता है, कंपनी क्या होता है आप बताओ मुझे। ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, जो अपने जिसके ऑनर्स वो होते हैं जो उस कंपनी के शेयर्स को परचेस करते हैं, या जो उस शेयर को खरीदते हैं, जिनके पास वो शेयर्स होते हैं, चाहे वो उनके पास डेथ के थ्रू आए हो। जो जैसे ओनर है उसकी डेथ हो गई हो तो उसके घर वालों ने, उसके कोई जो जो उसके रिलेटिव है उसके पास चले गया हो, या जो उसका लीगल हायर है उसके पास चले गया हो, या उसने मार्केट से परचेस किया हो, या कंपनी ने उसको अलॉट किया हो। जैसे कि कंपनी एम्प्लॉयज को अलॉट कर देती है, कंपनी डायरेक्टर्स को अलॉट कर देती हैं, क्योंकि उनको सैलरी ना देना पड़े, या ई शॉप के थ्रू अलॉट कर देती हैं। ठीक है। तो वो सब ओनर हो सकते हैं कंपनी के। ठीक है। अब ये देखो गवर्नमेंट कंपनी, यहाँ से बिल्कुल ध्यान से समझना है। कंपनी में बता चुका हूँ, बार नहीं बताऊंगा। टाइप्स ऑफ कंपनी में सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक। गवर्नमेंट एज पर द सेक्शन 245 ऑफ द कंपनीज एक्ट, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स वो कंपनी जिसमें जो 51% जो शेयर्स होते हैं ना वो गवर्नमेंट के पास होते हैं। ठीक है। 51% शेयर्स मतलब, अभी बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, गिव मी सेकंड। यस। जैसे कंपनी ने मान लो 10 लाख शेयर इशू किए थे। ठीक है। 10 लाख शेयर, 10 रुपए का एक शेयर था, तो 1 लाख शेयर इंटू 10, 10 लाख का शेयर था। ठीक है। उन 10 लाख में से 51%, मतलब 1 लाख का 51,000 शेयर गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, पेड अप शेयर, जिसका पैसा कंपनी को मिल गया हो। पेड अप मतलब जिसका पैसा कंपनी को मिल चुका हो। होल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी या स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। ठीक है। या आधा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी या आधा स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। मतलब 51% में से जो है 51% गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, चाहे वो 1% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। ये एक मतलब कोई कितना भी परसेंट दोनों में किसी के पास भी हो सकता है। ठीक है। मोर देन 51% होगा तो मतलब 51% या उससे ज्यादा होगा। 51% से कम नहीं होना चाहिए, 51% या उससे ज्यादा, 51% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। अगर उस गवर्नमेंट कंपनी ने किसी और कंपनी में शेयर्स ले रखे हैं, चाहे उसमें वो दूसरी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर ले रखे हैं, तो वो कंपनी बन जाएगी सब्सिडरी ऑफ द सच गवर्नमेंट कंपनी। मींस इट इंक्लूड्स ए कंपनी बाय विच ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। मतलब गवर्नमेंट कंपनी में सेक्शन 245 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये कहती है, अगर किसी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा, मतलब नॉट लेस देन 50%, मतलब 50% या उससे ज्यादा जो शेयर्स हैं उसके सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखे हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे ले रखे हैं या स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे ले रखे हैं,
या दोनों ने मिलकर थोड़े थोड़े ले रखे हैं 51% या उससे ज्यादा हो रहे हैं, तो इसको गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। और इंक्लूड से कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में वो भी कंपनी इंक्लूड की जाती है जो सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी ने किसी और कंपनी में 51% या उससे ज्यादा के शेयर ले रखे हैं, तो उस कंपनी को भी गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ नहीं आया तो मैं एक मिनट यहाँ से समझा देता हूँ। ठीक है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, 51% या उससे ज्यादा, 51% या सॉरी 50%, 1% या उससे ज्यादा का शेयर ले रखे हैं, तो गवर्नमेंट कंपनी को कहा जाता है। अगर इस गवर्नमेंट कंपनी ने किसी में 51% या उससे ज्यादा का शेयर ले रखा है, तो इसको कहेंगे सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है, अब मैं आगे बताने वाला हूँ पब्लिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। ठीक है, फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी एज पर द सेक्शन 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट। फॉरेन कंपनी मीन्स वो कंपनी होती है और या बॉडी कॉर्पोरेट होती है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी की तरह ही होती है, जैसे पार्टनरशिप फर्म होती है, या उसको बाहर के देशों में कंपनी का, इंडिया अगर वो काम करने आती है। ठीक है, सबसे पहले ये समझो, फॉरेन कंपनी शुरू से बता रहा हूँ। फॉरेन कंपनी मीन्स एक कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर में वो बनी हो, मतलब इंडिया के अंदर नहीं बनी होगी, वो बाहर रजिस्टर्ड होगी। इंडिया कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हुई, वो बाहर किसी और कंपनीज एक्ट के अंदर, मतलब किसी और देश की जो उसके अंदर लॉ है उसके अंदर रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है, हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसका बिजनेस का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, मतलब इंडिया में वो काम धंधा कर रही है बाई इटसेल्फ, या तो खुद काम धंधा कर रही है, एजेंट के थ्रू कर रही है, चाहे वो फिजिकली या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसे अमेजोन है। अमेजोन बाहर बिजनेस है, प्रो इंडिया में बिजनेस कर रही है इलेक्ट्रॉनिक मोड में। ठीक है, तो उसको फॉरेन कंपनी कहा जाएगा। कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, चाहे वो किसी भी तरीके से बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, जैसे कि आपका हो गया फेसबुक, हो गया आपका इंस्टाग्राम, हो गया आपका गूगल, हो गया। ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ना तो इनके एजेंट है ना कुछ कुछ भी, इनका कोई ऑफिस भी नहीं है फेसबुक का। ठीक है, अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसका ऑफिस भी ना हो इंडिया में, जब भी वो इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो उसको फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया। प्राइवेट कंपनी मीन्स, private company means as per section 268 of the companies act, प्राइवेट कंपनी मीन्स इस कंपनी विच इज डिफाइंड बाय आर्टिकल, आर्टिकल के थ्रू जो डिफाइन किया गया है। आर्टिकल में दो तरह के आर्टिकल होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, कंपनी के जो जरूरी डिटेल दी होती है जिससे कंपनी को रजिस्टर्ड होना है। बट आर्टिकल वो होता है जिसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, वो मैं क्या है आगे बताऊंगा, उसकी मैं सेपरेट वीडियो ले आऊंगा, आर्टिकल और मेमोरेंडम क्या है। ठीक है, सेक्शन 268 में क्या है, कंपनी वो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो जिसके जिससे ट्रांसफर ऑफ शेयर, जो कंपनी के शेयर हैं को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी, ये कंपनी ने अपने आर्टिकल में लिख लिया, रूल्स एंड रेगुलेशन में लिख दिया कि भाई आपको जितने शेयर दिए जा रहे हैं ना कंपनी में काम करने के लिए दिया जा रहे हैं, या आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट हो रहे हो, तो इसलिए आपको ये शेयर दिए जा रहे हैं, तो आप इसको बेच नहीं सकते शेयर्स को। ठीक है, अपने पास रख लो पर बेचो मत इसको। ठीक है, या कुछ टाइम के बाद बेचना, मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया राइट को, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उसको कहेंगे प्राइवेट कंपनी। एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी। ठीक है, 1% कंपनी को छोड़ के इसमें 200 नंबर तक 200 लोगों तक मेंबर बन सकते हैं, 200 लोगों तक कंपनी शेयर इशू कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। 1% कंपनी में क्या होता है, सिर्फ एक ही बंदे को मालिक भी होता है और उसी को सारे शेयर इशू होते हैं। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 200 लोगों तक वो शेयर इशू कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट वे टू और मोर पर्सन होल्ड वन और मोर शेयर इन ए कंपनी जॉइंटली, दे शॉल बी ट्रीटेड एज द सिंगल मेंबर, मतलब दो या दो से ज्यादा, दो से ज्यादा लोग किसी एक शेयर को या इससे ज्यादा शेयर को हेल्ड करते हैं, तो उनको एक बंदा ही माना जाएगा, मतलब 200 में से एक बंदा ही माना जाएगा। 200 टोटल नंबर मेंबर है ना, जैसे मान लो 10 शेयर है, 10 में 3 बंदे उसको ऑन करते हैं 10 शेयर्स को, तो उनको एक बंदा ही माना जाएगा, एक ही मेंबर माना जाएगा। ठीक है, अलग अलग नहीं माना जाएगा। तीनों की मतलब उसमें डिसाइड नहीं हो पा रहा कि वो किसका शेयर है, या एक शेयर 3 बंदे ऑन करते हैं, तो तीनों को जोड़ के एक माना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्रोवाइडेड फर्दर डेट, फर्दर प्रोवाइड क्या करता है, प्रोवाइडेड फर्दर डेट पर्सन हु आर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जिसको कंपनी कंपनी में जो एम्प्लॉयमेंट है, जो कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक है, उसको कंपनी ने कोई शेयर्स दिए हैं, कंपनी हैज ए फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी में पहले पहले एम्प्लॉयमेंट में था पर वो आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट नहीं है,
ठीक है, वो मेंबर ही कंटिन्यू मेंबर माना जाएगा, ठीक है, पर उसको नंबर ऑफ मेंबर में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट में है वो भी, जो एम्प्लॉयमेंट में रह चुका है वो भी, ठीक है, उसको मेंबर्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा 200 नंबर के 200 लोगों की लिमिट में, ठीक है, तो वो 200 से अलग है, 200 उनको हटा के और 200 तक इशू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी क्या करती है, प्रोवाइड्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती वो, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि हम आओ हमारे शेयर खरीद लो, वो नॉर्मल प्राइवेटली लोगों के बीच में ही शेयर इशू करती है और वहां से सब्सक्राइब करवाती है। वो शेयर्स किन किन को इशू करती है, अपने घर वालों को इशू करते हैं लोग, ठीक है, अपने रिलेटिव को इशू करते हैं, अपने दोस्त यार को इशू करते हैं, या ऐसे लोगों को इशू करते हैं जो जो उस कंपनी में अपने मतलब पार्टनरशिप देने, मतलब अपना भागदान देने वाले हैं, जैसे कि जो कंपनी में जॉब करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, जहाँ तक मेरे को पता है। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी पॉइंट लग रहा है, तेज करा रहा हूँ, ज्यादा तेज करा रहा हूँ, तो प्लीज कमेंट कर देना। मैं तो चाह रहा हूँ कि लाइव क्लासेस लेके आऊँ आपके लिए, बट ड्यू टू लेस सब्सक्राइबर कम होने की वजह से मैं लाइव क्लासेस नहीं ला सकता, अदरवाइज मैं लाइव क्लास लाता, आप वहाँ पे कमेंट करते हैं, वहीं पे आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर देता मैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के शेयर लिस्टेड नहीं होते स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर सिर्फ लिस्टेड होते हैं पब्लिक कंपनी के, पब्लिक कंपनी के ही शेयर सिर्फ लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी as per section 271 of the companies act, public company means a company which is not a private company, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। दैट इज विच इज सब्सिडरी, अगर कोई कंपनी है जो सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग ए प्राइवेट कंपनी, तो उसको भी पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा, मतलब सब्सिडरी है ऐसी कंपनी की जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो उसको भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। मतलब पब्लिक कंपनी ने किसी और पब्लिक कंपनी को में 51% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग ले रखी है, तो उस जो इसमें ले रखी है ना, वो कंपनी भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो, ठीक है, जिसमें ले रखी है चाहे वो प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो, अगर उसमें पब्लिक कंपनी ने 51% या उससे ज्यादा के शेयर्स ले रखे हैं, तो उसको पब्लिक कंपनी माना जाएगा, ठीक है। पब्लिक कंपनी विच इज लिस्टेड एंड ए कंपनी विच इज लिस्टेड, पब्लिक कंपनी गेट अनलिस्टेड कंटिन्यू पब्लिक। अच्छा, पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड होती है जिसके शेयर्स नॉर्मल लोग परचेज सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, एनएससी बीएससी के थ्रू जो होता है सेल परचेज होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो शेयर सेल परचेज होते हैं ना, वही सेल परचेज होते हैं जो कंपनी होती है पब्लिक कंपनी, ठीक है। अगर वो एनएससी बीएससी में किसी वजह से अनलिस्ट हो जाती है, मतलब उसको डिलिस्ट किया जाता है, जब भी वो पब्लिक कंपनी ही रहती है, ठीक है। अब ये आपके काम का नहीं है तो इसको हटा दो, ये हट चुका है, तो आपका काम का नहीं है, ठीक है। अब 1% कंपनी पे आ जाओ, 1% कंपनी। 1% कंपनी क्या है, 1% कंपनी में क्या बताया मैंने, जिसमें सिर्फ एक ही बंदा मालिक होता है, वही मालिक भी होता है, वही सारे डिसीजन भी लेता है, वही अपने मतलब एक ही बंदा होता है मालिक। बेशक जॉब लोग डिफरेंट डिफरेंट जॉब करने वाले लोग हो सकते हैं, बट मालिक सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। अब आ जाओ स्मॉल कंपनी पे। स्मॉल कंपनी क्या है, एज पर सेक्शन 285 ऑफ द कंपनीज एक्ट, स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, क्या क्या समझे, मतलब पब्लिक कंपनी जो होगी वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी, स्मॉल कंपनी या तो वो प्राइवेट कंपनी होगी, या गिव मी अ सेकंड, स्मॉल कंपनी जो होगी या तो प्राइवेट कंपनी होगी या 1% कंपनी, मतलब अदर देन पब्लिक कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी वो पब्लिक कंपनी वो स्मॉल कंपनी हो सकती है। स्मॉल कंपनी के कुछ क्राइटेरिया हैं, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। मीन्स पेड अप शेयर कैपिटल जो होना चाहिए ना, डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, या सच हायर अमाउंट प्रेस्क्राइब, जो अमाउंट प्रेस्क्राइब किया हो गवर्नमेंट ने, पर गवर्नमेंट 10 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट प्रेस्क्राइब नहीं कर सकती। मतलब स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, जिसके पब्लिक कंपनी को तो हटा दो, स्मॉल कंपनी से कंपनी जिसका पेड ऑफ शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक होगा शेयर कैपिटल, पेड ऑफ शेयर कैपिटल, जो लोगों ने सब्सक्राइब करके उसको पे कर चुके हैं वो वाला कैपिटल, ठीक है।
और सच हायर अमाउंट एज बी प्रेस्क्राइब। अमाउंट कौन सा प्रेस्क्राइब होता है, जो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 50 लाख और 10 करोड़ के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 50 लाख होना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट चाहती कि भाई 50 लाख को बढ़ा दो, तो 10 करोड़ से ज्यादा गवर्नमेंट नहीं बढ़ा सकती, तो 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 10 करोड़ ज्यादा का है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं है, वो अदर देन स्मॉल कंपनी है। पर वो 10 करोड़ से कम है, 50 लाख से कम है, तो वो स्मॉल कंपनी है, ठीक है। टर्नओवर, जो कंपनी का टर्नओवर है, जो लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में देख रहे हो उससे पुराने वाले पिछले साल में, उसका 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सच हायर अमाउंट में विच शैल नॉट बी लेस देन मोर देन 100 करोड़। मतलब यहाँ तक आपको, यहाँ तक मैं बताता हूँ, देखो पेड अप, जो पेड अप शेयर क्या, जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना, वो आपका 50 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि इससे ज्यादा का इसको बढ़ा दो, 50 लाख को इंक्रीज करके 10 करोड़ तक कर सकती है, पर 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं हो सकते। 10 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा का होता है तो वो स्मॉल कंपनी में नहीं आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो 50 लाख मानो, अगर क्वेश्चन में लिमिट दे रखी है गवर्नमेंट ने कि भाई स्मॉल कंपनी की लिमिट इतनी है, तो 10 करोड़ तक देखेंगे, ठीक है। और टर्नओवर क्या है, टर्नओवर का क्या क्राइटेरिया, टर्नओवर होना चाहिए लास्ट जो पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, उसमें हम देखेंगे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला तो 2 करोड़ लेंगे। अगर क्वेश्चन में गवर्नमेंट ने दे रखा है कि इतनी लिमिट मानेंगे, तो उस लिमिट में 100 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 100 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस कॉस्ट शुड अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। यहाँ देखो, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इज दिस क्लॉज शुड अप्लाई टू, इस ये क्लॉज उन कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा जो होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडियरी कंपनी है। तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे जो बीच की स्मॉल कंपनी है, अगर अभी कोई कंपनी स्मॉल कंपनी हो गई है, तो उसकी जो होल्डिंग कंपनी है ना, उसको स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। जो उसकी होल्डिंग कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी रहेगी, या तो पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, पर वो होल्डिंग जो कंपनी है वही कंपनी मानेंगे। और जो उसकी जो स्मॉल कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है ना, जो कंपनी है वही कंपनी मानेंगे, उसको स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे, ठीक है। स्मॉल कंपनी सिर्फ वही कंपनी है जिसपे लिमिट अप्लाई हो रही है, ठीक है। जो अंदर सेक्शन 8 के अंदर कौन कौन सी होती है, एनजीओ, जो मतलब ट्रस्ट, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वो सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। एक कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट के अंदर है। स्पेशल एक्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये सब जो इस स्पेसिफिक एक्ट के अंदर जो कंपनियां बनती हैं उसको कहते हैं, उन पे ये क्लॉज नहीं अप्लाई होता, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा होल्डिंग कंपनी पे। तो यहाँ तक मैं कहा क्या क्या आपको मैंने बता चुका हूँ। सबसे पहले मैंने बताया गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को एक बार फिर रिवाइज कर लो, जिस सेक्शन 2045 के अंदर आता है। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स मोर देन 51% या उससे ज्यादा का शेयर्स सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने खरीद रखे हो, ठीक है, या उसके पास हो, या चाहे वो दोनों अलग अलग खरीद रखे हो, या दोनों ने एक साथ मिलकर खरीद रखे हो, चाहे किसके पास कितने परसेंटेज भी हो, कितने भी परसेंटेज हो, पर मोर देन 51% या उससे ज्यादा होना चाहिए, 51% या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। 51% से कम नहीं होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। अगर उस कंपनी ने किसी और कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर्स खरीद रखे हैं 51% या उससे ज्यादा के, तो वो अदर कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, ठीक है। फॉरेन कंपनी मींस क्या होता है, सेक्शन 242। फॉरेन कंपनी में से कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, जो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट किसी और देश के अंदर रजिस्टर्ड हो, पर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, मतलब इंडिया में काम करती हो, चाहे वो खुद काम करे या किसी एजेंट को अपॉइंट करवा के काम करे, चाहे वो फिजिकली काम करे या मतलब फिजिकली काम करे या इलेक्ट्रॉनिक मोड पे काम करे। फिजिकली कौन काम करता है, अमेजोन। इलेक्ट्रॉनिक मोड पे कौन काम कर रहा है, यूट्यूब, या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे भी तो अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे चला रहे हैं। जो कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया एंड एनी अदर मनी, या किसी और अदर मैनर के थ्रू करे, ना इलेक्ट्रॉनिक हो ना फिजिकल हो, कोई और अदर मैनर हो, टेलीफोनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टेलीफोन पे लोगों को कन्वेंस करते हैं वहां पे, तो वो, ठीक है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होती है, उसके उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके थ्रू उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन में लिख के मेंबर्स के राइट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप इन शेयर को नहीं बेच सकते, या फ्यूचर में शेयर्स को आप बेच सकते नहीं हो, ठीक है, या इस शेयर्स को टाइम बाद ही बेच सकते हो आप, तो उसको राइट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। एक्सेप्ट वन के इसकी लिमिट की लिमिट इसमें 200 मेंबर तक की लिमिट होती है,
ठीक है, पर 1% कंपनी को हटा के 200 लोगों तक लिमिट होती है इसके अंदर, 200 लोगों तक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। ठीक है, अगर एक या एक से ज्यादा लोगों ने एक या एक से ज्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट कराया तो उसको एक ही माना जाएगा। अगर उन सबकी ओनरशिप सेम है, मतलब उन सबकी ओनरशिप डिफाइन नहीं हो पा रही, तो उनको एक मेंबर सिंगल ही मेंबर माना जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है या जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में रह चुके हैं, उनके पास कोई शेयर पड़े हुए हैं, तो उनको मेंबर नहीं माना जाएगा, उनको मेंबर से एक्सक्लूड किया जाएगा, उनको हटा के 200 लोगों तक की लिमिट है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्रोवाइड्स करती है, कोई भी पब्लिक से कोई भी ऑफर नहीं ले सकती पैसे का, कि उसके शेयर्स को वो पब्लिक को ट्रांसफर नहीं कर सकती बेसिकली। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स लिस्टेड नहीं होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, पब्लिक कंपनी पे बात जो पब्लिक कंपनी में सेक्शन 271 के अंदर डिफाइन किया गया है। पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी जो जो प्राइवेट कंपनी नहीं है बेसिकली। पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, मतलब उसके शेयर्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, उसमें 200 ज्यादा प्राइवेट कंपनी में उसको में 200 या उससे ज्यादा लोगों की लिमिट होती है उनको शेयर्स इशू करने की। ठीक है, उसमें जो जो उसके एम्प्लॉयमेंट में जो लोग हैं, जो जो उस कंपनी में जॉब कर एम्प्लॉयमेंट कर चुके हैं, उनके पास भी शेयर है, तो उनको भी लिमिट है नहीं, तो उनको काउंट भी नहीं, काउंट करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिमिट ही नहीं है, क्योंकि इसमें कितने लोगों को भी आप शेयर इशू कर सकते हो पब्लिक कंपनी में। ठीक है, अगर पब्लिक कंपनी ने किसी और शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, जो दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, वो कंपनी उसकी सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो या 1% कंपनी हो, उसको पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। ठीक है, ठीक है, पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड होती है एनएससी बीएससी पे, सिक्योरिटी एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है। अगर वो अनलिस्टेड भी हो जाए तो वो पब्लिक कंपनी ही रहेगी। ठीक है, लिस्टेड होती है तो मतलब उसके शेयर ज्यादा लोग खरीद सकते हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल खरीद सकते हैं, क्योंकि वो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसके शेयर फिर बेचे और खरीदे जा सकते हैं एनएससी बीएससी के थ्रू। ठीक है, अब आ जाओ 1% कंपनी। 1% कंपनी मतलब एक ही बंदा उसका मालिक होता है, उसी के पास सारे शेयर्स होते हैं, और वही उस कंपनी का मालिक होता है बेसिकली। ठीक है, उससे ज्यादा इसके लिए कुछ नहीं है। सेक्शन 285 स्मॉल कंपनी की बात करता है। स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी जो अदर देन पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के अलावा जो कंपनी है उसको स्मॉल कंपनी कहेंगे। ठीक है, पब्लिक कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं कहा जाता, याद रखना। पब्लिक कंपनी के अलावा जो कंपनी है उसको स्मॉल कंपनी कहेंगे, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या 1% कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, उनको स्मॉल कंपनी कहा जाएगा। स्मॉल कंपनी की में क्या क्या लिमिट देखी जाती है, पेड अप शेयर कैपिटल जो है 50 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखा हो, पर गवर्नमेंट 10 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट प्रेस्क्राइब नहीं कर सकती। उससे ज्यादा का पेड शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा का है तो स्मॉल कंपनी नहीं है। है, अगर उसका टर्नओवर जो लास्ट पिछले साल की प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है, वो 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 2 करोड़ से ज्यादा का 2 करोड़ से या उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, बट उससे ज्यादा गवर्नमेंट कहाँ तक अमाउंट प्रेस्क्राइब कर सकती है, 100 करोड़ तक। 2 करोड़ से 100 करोड़ के बीच से उससे ज्यादा का है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं है, वहां तक है तो स्मॉल कंपनी है। पूरा डेट ये क्लॉज नहीं अप्लाई होगा होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में। अगर स्मॉल कंपनी कोई होल्डिंग कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनी का जो स्टेटस है वही रहेगा, वो स्मॉल कंपनी नहीं बनेगी। सब्सिडरी कंपनी का जो स्टेटस है वही रहेगा, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, 1% हो, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी हो, कुछ भी हो, वो स्मॉल कंपनी नहीं बनेगी। ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड अंदर सेक्शन 8 कंपनी अगर सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड हुई हो, ठीक है, तो वो स्मॉल कंपनी में नहीं आती। सेक्शन 8 के अंदर एनजीओ ये सब जो ट्रस्ट होता है वो सब सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी और स्पेशल एक्ट के अंदर बने हो, उसको स्मॉल कंपनी नहीं माना जाता। ठीक है, यहाँ तक मैंने तो आपको बिल्कुल रिवाइज करा दिया। ठीक है, अब लिस्टेड कंपनी पे आ जाओ। लिस्टेड कंपनी मीन्स ए कंपनी सेक्शन जिसका जिसके शेयर्स लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, जिसको ज्यादा लोग खरीद सकते हैं। पब्लिक कंपनी की तरह ही होता है, जिसको ज्यादा लोग परचेस करते हैं। जो कंपनी पे शेयर्स लिस्टेड नहीं होते ऑन स्टॉक एक्सचेंज, अनलिस्टेड कंपनी कहा जाता है उसको। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी चाहे प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी के शेयर अगर लिस्टेड हैं और वो अनलिस्टेड हुई तो वो पब्लिक कंपनी रहेगी। पर अनलिस्टेड अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर से ट्रेड नहीं हो सकते, तो अनलिस्टेड कंपनी कौन क्या हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी हो सकती है। अनलिमिटेड कंपनी क्या है, ये आजकल बनती नहीं है, पर मैं बता देता हूँ। अनलिमिटेड कंपनी मीन्स ए कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन लायबिलिटी ऑफ द मेंबर। उनकी लायबिलिटी की जो मेंबर्स होते हैं ना उस कंपनी की उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, वो शेयर्स के लिए तो लायबल होते ही होते हैं, और उनके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है
कि भाई जो जो इस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं उनको लायबिलिटी उनकी लिमिटेड है, मतलब कंपनी एक तरह से प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वाला फीचर आ जाता है यहाँ पे। तो इसलिए अनलिमिटेड कंपनी बनाई नहीं जाती, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ये वाली कंपनी बनाई जाती है आजकल, कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर क्या है बेसिकली, as per the section 222 of the Companies Act, a company limited by share means a company having liability of the member limited by the memorandum to the amount of money paid on the share respectively held by them। मतलब 10 रुपए का शेयर है, अगर उस बंदे ने जिसने शेयर खरीदा उसने 6 रुपए पे कर रखे हैं, तो वो 4 रुपए ही पे करेगा। अगर कंपनी वाउंड अप होती है, कंपनी पैसा मंगाती है, 4 रुपए से ज्यादा पे करने के लिए लायबल नहीं है वो, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी मतलब क्या है, एज पर गारंटी मतलब सेक्शन 221 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये कहता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी अगर लिमिटेड बाय गारंटी है, कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ द मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर मे रिस्पेक्टफुली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाउंड अप। मतलब जब कंपनी वाउंड अप होगी ना, जब कंपनी लिक्विडेट होगी, इंस्टॉलमेंट होगी, तो अगर कंपनी उन लोगों से पैसा मंगाती है, अगर लोगों ने गारंटी दे रखी है कि भाई हम शेयर्स के पैसे तो देंगे ही देंगे, प्लस 10,000 और देंगे एक्स्ट्रा, तो उससे ज्यादा नहीं देंगे, तो गारंटी दे रखिए 10,000 देंगे, तो 10,000 तक अमाउंट गवर्नमेंट लोगों से मंगा सकती है, वहां तक वो लायबल होंगे। होल्डिंग कंपनी में बता चुका हूँ, होल्डिंग कंपनी मीन्स कंपनी, होल्डिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी जिसने इंटरेस्ट टू वन और मोर ऑफ द अदर कंपनी सच कंपनी सब्सिडियरी। होल्डिंग कंपनी मीन्स वो कंपनी है जो जिसने एक से ज्यादा कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, और जो अदर कंपनी हो उसके लिए वो होल्डिंग कंपनी हो, मतलब जो अदर कंपनी सब्सिडियरी कंपनी के लिए होल्डिंग कंपनी वही होल्डिंग कंपनी होता है। ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है, होल्डिंग कंपनी समझ आया। होल्डिंग कंपनी मीन्स वो कंपनी जिसने मोर देन 51% या ज्यादा की शेयर होल्डिंग किसी और कंपनी में ले रखी हो, तो उस कंपनी के लिए जिस कंपनी ने शेयर होल्डिंग ले रखी है वो कंपनी होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, मतलब ए ने बी में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो बी क्या है सब्सिडियरी, ए क्या है होल्डिंग, बी के लिए ए क्या है होल्डिंग। ठीक है, यहाँ यही इसमें बोला हुआ है। सब्सिडियरी कंपनी में से सब कंपनी विच होल्डिंग कंपनी, जिसमें होल्डिंग कंपनी ने कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कैसे करते हैं, या तो सब्सिडियरी की कोई और कंपनी है, उसकी सब्सिडियरी उसमें उसने पैसे, जैसे ए ने बी में इन्वेस्ट करा और बी ने सी में इन्वेस्ट करा, तो ए का डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं है सी में, पर ए बी सी के जो मैनेजमेंट है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चेंज कर सकता है, क्योंकि अनडायरेक्टली इन्वेस्टर कौन है, ए। ठीक है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड की बात है यहाँ पे। ठीक है, और एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ द टोटल शेयर कैपिटल आइदर इज ओन और थ्रू विच वन और मोर सब्सिडियरी, एक या उससे ज्यादा सब्सिडियरी के थ्रू वो उसमें इन्वेस्ट करता है, तो उसको कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी। मतलब यहाँ समझो आप, ऐसे नहीं, देखो ए लिमिटेड है, ठीक है, ए ने बी में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, बी में इन्वेस्ट कर रखा है, ए ने बी में इन्वेस्ट कर रखा है, और ए ने सी में भी इन्वेस्ट कर रखा है, बी और सी मिलकर डी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो ए है ना, डी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, यहाँ भाई एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल आइदर इज ओन, चाहे वो खुद खरीद सकता है, डी में जो शेयर है ये खुद खरीद सकता है, या टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडियरी, इन दोनों के थ्रू खरीद सकता है। ठीक है, अगर ए ने बी में इन्वेस्ट करा, ठीक है, बी ने सी में करा, सी ने डी में करा, जब भी ए इसका मालिक है, ए अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, जिसको कहते हैं अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। ठीक है, इसको कहते हैं होल्डिंग कंपनी, सी को कहेंगे होल्डिंग कंपनी, ए को कहेंगे अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक बिल्कुल मैंने टॉपिक कवर कर दिया टाइप्स ऑफ कंपनी में, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आया है, तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कर देना फ्रेंड्स, और मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगला टॉपिक में जो लाने वाला हूँ उसमें ये चैप्टर में पूरा फिनिश कर दूंगा, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे हम, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट है, स्टेट बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसकी बात करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म है। फिर इसमें क्वेश्चन इसी अगली वीडियो में ही करा दूंगा मैं, सारे क्वेश्चन जो भी हैं, तो उसमें अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, उससे हमें क्या होता है, हौसला मिलता है।